हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब लोग। स्वागत है आपका सौरभ सर स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, हम लोग विमा पढ़ रहे थे। लास्ट वीडियो में हम जो है मात्रक पढ़े थे। मात्रक कैसे निकाला जाएगा, राशियां पढ़े थे, मूल राशियां जो कि 7 प्रकार की हुई थी ना। तो अब हमको अगली हेडिंग पढ़ना है विमा। तो आइए देखते हैं विमा कैसे निकाला जाता है ना। तो दोस्तों, बीमा निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, उस भौतिक राशि को उसको एसआई पद्धति में बदलें ना। मतलब उसको एसआई पद्धति में लिखें और उसका एसआई मात्रक लिखें। मतलब जैसे मान लीजिए किसी भी राशि का आपका बीमा लिखना है ना। मान लीजिए आपको क्षेत्रफल की बीमा लिखना है ना। अब क्षेत्रफल का बीमा लिखना है तो आप इसका सूत्र लिखिए सबसे पहले ना। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है दोस्तों, लंबाई गुणे चौड़ाई। ये सूत्र तो सबको पता होना चाहिए ना। बचपन का सूत्र है, नवजात शिशु भी इसको बता सकता है ना। क्या हो सकता है, क्षेत्रफल का सूत्र लंबाई गुणे चौड़ाई ना। तो आइए देखते हैं अब क्षेत्रफल का सूत्र लंबाई गुणे चौड़ाई। तो इसका हम क्या कहें, बीमा लिखने से पहले सबसे पहले मूल मात्रक या एसआई मात्रक लिखें आप ना। उसके बाद अब इसका सूत्र लिखने, मूल मात्रा लिखें। मूल मात्रा लिखने के बाद उसका संकेत लिखेंगे ना। संकेत लिखेंगे कैसे, बड़े डब्बे में, मतलब बड़े कोष्ठक में ना। अब बड़े कोष्ठक में लिखने के बाद अगर आपके द्वारा लिखी गई बीमा अंश और हर के रूप में है, मतलब अंश में भी बड़ा डिब्बा आ रहा है, हर में भी बड़ा डिब्बा आ रहा है, इस तरीके से मान लीजिए कुछ भी आएगा ना। तो इसको आप अगला स्टेप में क्या काम करिएगा, इस हर वाले वैल्यू को अंश में ले जाइएगा ना। हर वाले वैल्यू को अंश में ले जाने के लिए क्या काम किया जाएगा, इसको अंश में उठा के थोड़ी ले जाना, कैसे ले जाना, इसको जब अंश में ले जाएंगे तो क्या आएगा दोस्तों, ये पावर 1 कर सकते हैं ना। किसी की पावर नहीं लगे तो उसको 1 लिख सकते हैं। ये जब ऊपर जाएगा तो क्या आएगा, b के पावर -1। ठीक है। अब जितने अलग अलग डब्बे हैं सब डब्बों को एक में कर दीजिए, a b के पावर -1। ठीक, ये आ गई आपकी बीमा। इस प्रकार से आप बीमा को निकाल सकते हैं। फिर से सबसे पहला काम उसका सूत्र लिखें ना। सूत्र लिखने के बाद अगला स्टेप आपका क्या रहेगा, उसका मूल मात्रक लिखें। मूल मात्रक लिखने के बाद संकेत। संकेत को कैसे लिखें, बड़े कोष्ठक में ना, बड़ा डिब्बा। उसके बाद अगर बस यहीं पे आपका बीमा कंप्लीट है। लेकिन अगर कुछ इस तरीके का बीमा है, अंश बटे हर में मिले, तो आप हर को अंश में ले जाए इस रूप में। फाइनली आपको एक डिब्बे में करें, वही आपको बीमा मिलेगी। ठीक, तो आइए देखते हैं क्षेत्रफल की बीमा कैसे मिलेगी ना। क्षेत्रफल का सूत्र आपको मिला है क्या, लंबाई गुणे चौड़ाई ना। लंबाई मूल राशि है ना, तो लंबाई का मात्रक मीटर, क्या मात्रक है, मीटर, गुणे चौड़ाई का मात्रक मीटर, यह भी एक दूरी है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, मीटर स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, मीटर स्क्वायर ना। अब मीटर का विमीय संकेत क्या होता है, मीटर एम फॉर लेंथ, लंबाई, विमीय संकेत क्या होता है, एल ना। तो बड़का डिब्बा में एल स्क्वायर। ठीक, आपका ये आ गया बीमा। ठीक, इसी प्रकार से आप किसी की भी बीमा निकाल सकते हैं ना। मतलब इसमें देखिए काहे केवल एक ही वैल्यू ही थी ना। और बीमा लिखते समय सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आपका ये है, फाइनली जब आप बीमा लिख लेंगे MLT थीटा का क्रम होना चाहिए। MLT थीटा, MLT थीटा का मतलब क्या है हम बताते हैं। MLT थीटा, MLT थीटा, M फॉर मंकी, M फॉर मंकी ना, M फॉर मंकी, मास, द्रव्यमान पहले आएगा, द्रव्यमान वाला। उसके बाद L फॉर लेंथ, लंबाई। ठीक, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा आपका, टेम्परेचर, टेम्परेचर ना, टेम्परेचर, बहुत सही, समय ना, क्या आएगा, MLT, यानी कि सबसे पहले द्रव्यमान, फिर लंबाई, फिर समय रखेंगे। उसके बाद थीटा, ये कोण नहीं है दोस्तों, ये क्या है आपका, ताप है, टेम्परेचर। ठीक, इसी क्रम में आपको बीमा को लिखना है। ठीक, ये आ गया आपका बीमा। इसी प्रकार से आप किसी भी राशि की बीमा निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं, हम एक दो एग्जांपल और करके देख लेते हैं। ठीक दोस्तों, आइए अगला बीमा देखते हैं, छोटा सा बीमा। कोई सूत्र सोचते रहे।
दोस्तों आप लेक्चर से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन को या किसी भी पॉइंट को अगर न समझ में आए तो आप कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर सकते हैं, तो आइए देखते हैं अगली विमा हम आयतन की देखते हैं। किसका? आयतन ना। आयतन का सूत्र क्या होता है मित्रों? आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई ना। तीनों का है, तीनों दूरी ही है, तो तीनों का मात्रक मीटर मीटर मीटर। अच्छा, मीटर को हम एम से लिख सकते हैं, ये एम क्यूब आ गया ना। तो फाइनली विमा लिखेंगे। विमा के लिए इसका विमीय संकेत एल क्यूब, बस खत्म, ये आ गया विमा ना। और कोई सूत्र सोचे ना? इसके लिए आप देखना चाल की विमा ना। चाल की विमा क्या होगी ना? तो चाल की विमा ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? चाल बराबर दूरी बटे समय ना। चाल बराबर दूरी बटे समय ना। दूरी, तो अब देखिए स्टेप याद रखें, सूत्र लिखें, सूत्र लिखने के बाद अगला स्टेप मात्रक लिखें, मात्रक लिखने के बाद अगला स्टेप संकेत लिखें, संकेत लिखने के बाद हर को अंश में ले जाए। तो ये देखते हैं, दूरी का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकेंड है, वो मैं इसे लिख देंगे। तो विमा लिखने के लिए इसका एम का विमा एल, एम का विमा आपका क्या आ जाएगा? एल, बड़े डिब्बा में एल बटे सेकंड, सेकंड की विमा टाइम नहीं, मतलब टाइम, टाइम के लिए क्या लिखेंगे? बड़का टी। ठीक आ गया। अब लास्ट स्टेप आपका ऊपर जाएगा ना। तो ये क्या आ जाएगा आपका? बड़के कोष्टक में एल, फिर बड़के कोष्टक में टी। सही लिखा है? नहीं, ये टी के पावर 1 है, अंश में जाएगा तो माइनस। जब तक प्लस में है आप 1 लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन अगर चिन्ह बदलेगा तो लिखना पड़ेगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? सॉरी, एल टी पे -1। ठीक। अब एक चीज है, ये तो आपके आ गया चाल की विमा। क्या आया? चाल की विमा। ठीक ना। तो ये आपकी विमा आई है चाल की। अब कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन में चाल की विमा पूछ लेगा। अब ये तो दिया ही नहीं रहेगा ना, ये तो दिया ही नहीं रहेगा, तो इसको हम क्या इस रूप में दे देगा आपको चाल की विमा। मान लीजिए आपको ऑप्शन ए में दे दिया है एल टी पे 2, एल टी पे -2। ऑप्शन बी में आपको दे दिया है एल टी। ऑप्शन सी में आपको दे दिया है एम एल टी पे -1। ऑप्शन डी में आपको दे दिया है एम 0 एल टी पे -1 ना। अब आप देखेंगे, आप बीमा निकाले ना, बीमा निकालने पर अपनी बीमा तो ये आई है ना, लेकिन ऑप्शन में मैच कराइए, कहीं पे कुछ मिल रहा है। सबसे पहले ढूंढिए एल टी, एल टी कहाँ है? इसमें भी है एल टी में, लेकिन इसमें तो एल टी -2 है, इसमें भी एल टी कुछ नहीं लिखा है, एल टी +1 है। अब यहाँ एल टी पे -1 तो है, लेकिन एम लगा हुआ है, ये भी गलत है यहाँ, यानी कि कोई ऑप्शन मैच ही नहीं कर रहा है। अब हम सही कैसे करेंगे ना? एक भी ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है। तो तुरंत दिमाग में बत्ती जलनी चाहिए, दिमाग में बत्ती क्या जलनी चाहिए कि ये देखें, इसमें एल टी -2 है, इसमें एल टी है बिल्कुल नहीं, यानी सब गलत होते जा रहे हैं। ये इसमें आप देखिए, इन दोनों में सुन लीजिए, ये तो दो तो एकदम कंफर्म नहीं होगा। अब ये इसमें एम आ गया है, यानी एम की पावर 1 है, एम की पावर 1 अपने पे आया नहीं है ना, तो ये भी गलत है। अब एम की पावर 0 आया, एम के पावर 0 का मतलब क्या होगा? किसी भी संख्या के घात में 0 हो तो इसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कितनी हो जाती है? 1 ना। किसी भी संख्या के घात 0 तो उसकी वैल्यू 1 है। तो आप देखें, एम के घात 0 है तो ये भी क्या हो जाएगा? 1। तो क्या बचेगा? केवल एल टी पे -1 ना। इसको हम केवल इतना भी लिख सकते हैं एल टी पे -1। ये आपका आंसर आ गया। ठीक दोस्तों, ये ना, इसी प्रकार से आप किसी भी राशि की बीमा निकाल सकते हैं। ठीक, तो देखिए आगे और देखते हैं।
बीमा निकालने के लिए आपके बोर्ड एग्जाम में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में या 1 नंबर अगले उत्तरी वाले में पूछा जाता है। इसलिए बीमा निकालने की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और बीमा आप एक साथ कभी रटें ना। बीमा को आप कैसे याद करने का सबसे आसान तरीका है, जो भी चैप्टर आप पढ़ें या जो भी फार्मूला पढ़ें, फार्मूला याद कर रहे हैं तो उसी लगे हाथ उसकी बीमा भी निकालना है। अब जैसे हम चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाते चल रहे हैं, कोई भी नया फार्मूला आ रहा है तो हम उसकी बीमा नहीं निकालेंगे, लेकिन आप क्या काम करें, नोट्स बनाते टाइम आप हर एक फार्मूले की बीमा जरूर लिखें, प्रैक्टिस जरूर कर डालें ना, क्योंकि बीमा लिखने का आसान सा स्टेप है ना। अगर आप सोचेंगे एक साथ सब याद कर ले फार्मूले फिर बीमा याद करें, संभव नहीं है, भूल जाएंगे ना। इससे अच्छा तरीका क्या है, आप चैप्टर बाय चैप्टर फार्मूला पढ़ते जाएं और बीमा निकालते चले जाएं ना। तो आइए देखते हैं, अगला हम बल का निकालते हैं ना, या बल का या त्वरण का। आप भी अपने हिसाब से कोई भी फार्मूले का निकाल सकते हो ना, जो आपको याद हो बस। हाँ ये है कि जो फार्मूला आप पढ़े हो उसको निकालो, ज़्यादा आसान होगी। क्योंकि जो अब जैसे कोई भी फार्मूला जो चैप्टर आप पढ़े नहीं है, फार्मूला पता नहीं है, कोई दे दिया इसका निकालो, तो आपको अगर उसको पता नहीं तो नहीं निकाल सकते। आप उसकी बीमा पहले निकालो जो आप पढ़े हो, जो आपको जानकारी है। ठीक, त्वरण बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। वेग परिवर्तन यानी कि वेग का मात्रक। वेग का मात्रक क्या होता है दोस्तों, मीटर बटे सेकेंड बटे समयांतराल मतलब समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड। ये ऊपर जाए ना, ऊपर जाए तो क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ना। अब जल्दी देख के लिखें, जल्दी से लिखें, क्या आएगा, इसका L, इसका T पे 2 और फाइनली क्या आ जाएगा, LT पे -2। ठीक, या इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, M0 LT पे -2। ठीक, ये आपका अगर एक लास्ट में हम और निकालते हैं, उसके बाद बाकी आप अपना बीमा निकालते रहिएगा। ठीक, प्रैक्टिस करते रहिएगा। आइए देखते हैं बीमा, अगला हम बल का निकालते हैं। अगला बीमा बल का। बल बराबर क्या सूत्र होता है दोस्तों, द्रव्यमान गुणे त्वरण ना, यानी F बराबर मां, F बराबर M फॉर द्रव्यमान, A फॉर त्वरण, F बराबर मां। तो क्या आएगा, द्रव्यमान का मात्रा किसी को मत बताना, द्रव्यमान मात्रा क्या होता है जल्दी लिखे, किलोग्राम ना। त्वरण का मात्रा क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ना। किसी को बताना मत, केवल याद करना है, कोई जानने नहीं पाए त्वरण का मात्रा क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। जल्दी से लिख के, द्रव्यमान का संकेत क्या होता है, जल्दी से लिखना, किसी को बताना, बिन बताए लिखना, एम ना। इस एम फॉर ये क्या है, ये मास नहीं है, ये क्या है, लेंथ, एल बटे टी के पावर 2 ना। तो दोस्तों अगली लाइन, एम एल फिर टी पे -2। ठीक, ML T पे -2। देखिए दोस्तों, अगर आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ये सब इतने स्टेप करने की जरूरत नहीं है, ये सब स्टेप केवल पन्ना भरने के लिए होता है ना। ये सब स्टेप पन्ना भरो स्टेप इसको कहते हैं ना, पन्ना भरो स्टेप। अगर आपको यहीं से पता है डायरेक्ट लिख जा सकते हैं। अगर आप अभ्यस्त हो जाएंगे, प्रैक्टिस करते करते अच्छे से हो जाएगा तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं बीमा। ठीक, बीमा बहुत आसान चीज है। ठीक, लेकिन बीमा अगर आपको नहीं पता है, आप विकलांग है। ठीक दोस्तों, अच्छा हम लोग मात्रक पढ़े थे, तो मात्रक में शायद आप लोग को ये नहीं बताया गया था कि मात्रक में केवल हम लोग क्या पढ़े थे, दशमूल मात्रक पढ़ लिए थे ना। तो मात्रक होता है 3 पद्धतियों में ना। एक तो एसआई पद्धति, ना, एसआई पद्धति। ठीक, और क्या होता है, सीजीएस पद्धति, और क्या होता है तो एफपीएस पद्धति। ठीक, एसआई पद्धति को एक नाम और जाना जाता है एमकेएस पद्धति, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली या एमकेएस पद्धति इसको कहते हैं। ठीक, एमकेएस मतलब एम फॉर मास ना, सॉरी
मीटर किलोग्राम सेकंड ना, ये मीटर है, ये किलोग्राम है, सेकंड पद्धति सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, ये है फुट पाउंड सेकंड पद्धति। ठीक, इस प्रकार से आपको ये मात्रक दिया रहेगा, इसको जानकारी रखना बहुत जरूरी है आपको, क्योंकि क्वेश्चन में कभी सीजीएस पद्धति में कुछ वैल्यू सीजीएस पद्धति में दिया हुआ है, कुछ वैल्यू एसआई पद्धति में दिया हुआ है। आप अगर इन वैल्यू चेंज किए आंसर ला दे रहे हैं तो क्वेश्चन गलत होगा, ऑप्शन नहीं मैच करेगा। ठीक, तो आप क्या काम करें, हमेशा कोई भी क्वेश्चन हो सबसे पहले ज्यादातर कोशिश करें उसको कि एसआई पद्धति में बदल के हल करें। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप ऑप्शन देख लें, ऑप्शन अगर सीजीएस में दिया है ना, तब आप सीजीएस में बदल के हल करें, नहीं तो हमेशा मैक्सिमम क्वेश्चंस में जो वैल्यू दी हुई होती है एसआई पद्धति में दी होती है, तो हमेशा आदत डालें क्वेश्चन को हल करने से पहले उसको बदलें ना, पहले उसको बदलें वैल्यू एसआई पद्धति में। ठीक, और एफपीएस अपने जो साइंस ग्रुप का सिलेबस है इसमें हम लोग को नहीं पढ़ना है, केवल यही दो ही एसआई पद्धति सीजीएस पद्धति पढ़ना होता है। जैसे कुछ वैल्यू आपको पता होगा, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, ये क्या है एसआई है, ये क्या है आपका सीजीएस है ना। इसी प्रकार आप बदल सकते हैं, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। ठीक, इस प्रकार से आप लिख सकते हो, कोई भी इसको 10 के पावर 3 भी लिख करके दिया गया होता है। ठीक, उल्टा लिखना हो, 1 ग्राम बराबर 10 के पावर -3 किलोग्राम, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 के पावर -2 मीटर। ठीक, इस प्रकार से आपकी वैल्यू दी गई होती है ना। कुछ और परिवर्तन होते हैं, जैसे 1 माइक्रोमीटर बराबर 10 के पावर -6 मीटर ना, 1 नैनोमीटर 10 के पावर -9 मीटर ना, 1 एंगस्ट्रॉम 10 के पावर -10 मीटर, 1 फर्मी 10 के पावर -15 मीटर, कितना 10 के पावर -15 मीटर। इस तरीके से बहुत सी वैल्यू हैं, वैल्यू चेंज करना आप जरूर जानते रहें, याद रखें इन सब वैल्यू को। ठीक, नोट करें इसको। हाँ, ये हो गया आपका मात्रक और विमा। ठीक दोस्तों, मात्रक और विमा इस तरीके से आप पूरे परिवर्तन करना, सब कुछ याद रखें। हाँ, इसके आगे दोस्तों हम लोग को देखना है कि कुछ मैथ्स, जैसे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ चुके हैं ना, या जो स्टूडेंट्स 11th में है वो अगले साल 12th में जाएंगे ना, तो 12th में आप जाएंगे तभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे। तो 11th में भी कुछ मैथ का यूज हुआ होगा, अगर आप 11th के कुछ शुरुआती चैप्टर मैकेनिक्स में पढ़े होंगे ना, अवकलन समाकलन, तो कुछ बेसिक मैथमेटिक्स देख लेते हैं क्या है ना। तो थोड़ा सा बस फार्मूला लिख दे रहे हैं, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसको उस पर कुछ क्वेश्चन कर लेंगे ना। तो बेसिक मैथ्स में हम लोग को 2 चीजें, अवकलन पढ़ेंगे, अवकलन और समाकलन, कुछ त्रिकोणमिति फार्मूला रहेगा, त्रिकोणमिति। ठीक, तो ऐसे रहेंगे कुछ चीजें। तो कुछ अवकलन के सूत्र आज लिखते हैं, उसके बाद आपको अगले वीडियो में अवकलन, समाकलन और त्रिकोणमिति तीनों को जो है हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। ठीक, तब आपका ये बेसिक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये देखते हैं, सबसे पहले हम अवकलन सूत्र लिख देते हैं, सूत्र आप याद कर लेंगे, फिर अगले वीडियो में इस पर हम क्वेश्चन करते हुए समझाएंगे। अवकलन, ठीक, अवकलन को हम लोग प्रदर्शित करते हैं d/dx से ना। d/dx का मतलब होता है अवकलन, या अगर y के रूप में फलन है तो y' का भी मतलब होता है अवकलन। अवकलन का मतलब होता है, अवकलन के बेसिक नाम है परिवर्तन की दर, मतलब किसी के सापेक्ष परिवर्तन ज्ञात करना ही अवकलन कहलाता है। इसको y' से आप प्रदर्शित कर सकते हैं, y1 से। अलग अलग क्वेश्चंस में प्रदर्शित करने का थोड़ा थोड़ा अलग अलग तरीका होता है ना। तो देखते हैं परिवर्तन की दर मतलब किस रूप में लिखेंगे। तो सबसे छोटा फार्मूला इसका d/dx ना। अच्छा, एक चीज और, ये d/dx ही लिख करके मिले ये कोई जरूरी नहीं है, आपको ये ऐसा भी मिल सकता है d/dy, d/dz, d/dt, d/dθ, d/आप में कुछ भी मिल सकता है।
अल्फा बीटा गामा कुछ भी मिल सकता है, ठीक ना। तो अब यहाँ आप देखें ना, तो हमको करना क्या है, मतलब क्या है कि इतना अलग अलग रूप लिखा हुआ है, तो d/dx, यहाँ x लिखा है मतलब किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन, y लिखा है y के सापेक्ष अवकलन, z लिखा है z के सापेक्ष, t लिखा है t के सापेक्ष, थीटा लिखा है थीटा के सापेक्ष, यहाँ आपका नाम लिखा है मतलब आपके सापेक्ष ना। तो आइए देखते हैं d/d अचर राशि, सबसे पहले अचर, कोई अचर राशि अगर आया है आपको अवकलन करने, अकेले है ना, तो उस अचर राशि का अवकलन आपको हमेशा जानना है शून्य ना, 0। d/dx ऑफ x दे रखा है, इसका अवकलन 1 होगा, 1 ना, d/dx का अवकलन होगा 1, ठीक ना। इसके बाद आगे हम देखते हैं ये आगे क्या होगा, d/dx की पावर n, इसका होगा n(x की पावर n-1), सबसे इम्पोर्टेंट, मतलब आपके लिए सबसे ज़्यादातर फार्मूलों में, ज़्यादातर क्वेश्चन में बेसिक अवकलन यही हो जाता है, x की पावर n। अब ये जरूरी नहीं है कि x के रूप में ही दिया हो, यहाँ y लिखा होगा तो y की पावर n, z लिखा होगा, अपोन t होगा, थीटा होगा, कुछ भी होगा उसके रूप में किया जाएगा, ठीक। उसके बाद आप ये एक आप तो याद रखें, x² का अवकलन 2x, इसमें रख करके करेंगे आ जाएगा, अभी देखेंगे, ठीक। उसके बाद आपका d/dx ऑफ 1/x, इसका आएगा -1/x², ठीक। उसके बाद आपका d/dx sin x, इसका आएगा cos x। उसके बाद आपका d/dx cos x, इसका आएगा आपका -sin x। उसके बाद आपका आएगा d/dx tan x, d/dx tan x, इसका आपका आएगा sec² x। अच्छा दोस्तों, ये जरूरी नहीं है कि जब त्रिकोणमिति वाला आ जाए तो यहाँ x से दिया हो, आपको यहाँ अगर थीटा दिया आप यहाँ थीटा ले लेंगे, हाँ, क्योंकि आपको ये देख के चलना है कि किसके सापेक्ष फलन किसके रूप में है ना। तो फलन किसके रूप में, जो यहाँ रहेगा त्रिकोणमिति में, थीटा रहेगा आप यहाँ थीटा लिखेंगे, x रहेगा x लिखेंगे, y रहेगा y लिखेंगे, t रहेगा t लिखेंगे, जो रहेगा उस रूप में लिखेंगे। अब ये मत कहना यहाँ 30 रहेगा, cos 30 रहेगा, तो हम इसका अवकलन ऐसे लिख देंगे, d/dx ऑफ cos 30 का अवकलन, cos का अवकलन माइनस साइन, तो हम इसे कह देंगे -sin 30। गुरु जी तो हित कह रहा है ना कि यहाँ जो रहे हुए लिख देवे, अरे तो यहाँ का है 30 का अचर के लिए हम पहले से लिख दिए हैं 0 ना, तो डायरेक्ट 0 नहीं करना है, इस 30 का मान आपको पता होना चाहिए, कितना होगा √3/2, अब ये अचर हो गया तो उसका अवकलन क्या आ जाएगा 0, ठीक। इसको जरूर याद रखें, ये सब गलत है ना, इस तरीके से आपको ना। दोस्तों इतने बेसिक फार्मूले आप याद रखें, त्रिकोणमिति के कुछ और भी फार्मूले हैं, आप इसको नोट करें और याद करके हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, इस पर कुछ क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक। उसके बाद समाकलन और त्रिकोणमिति की कुछ बेसिक जानकारी देखेंगे, फिर वीडियो को कंटिन्यू करेंगे आगे, ठीक। तब तक के लिए धन्यवाद।